हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडू सीकर। और आज की वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स इन डिटेल, दैट इज कमीशंस, हायर एजुकेशन कमीशंस एंड कमिटीज. So without wasting much time, let's start with the questions. But before starting, I would like to inform you that we have already launched our paper 1 ebooks. तो ई बुक आपको मिलेगी पेपर 1 की, जिसमें पूरा सिलेबस जो है वो कॉम्प्रिहेंसिवली कवर्ड है, सारे यूनिट्स एंड एवरी टॉपिक दैट इज मेंशन इन योर सिलेबस. अपार्ट फ्रॉम दैट बोनस टॉपिक्स ऑल्सो जो आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं बट सिलेबस में मेंशन नहीं है. एंड द नेक्स्ट इज लास्ट 5 years PYQ. तो जितने भी 5 साल के PYQs हैं सब आपको ईयर वाइज क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में मिल जाएंगे. अपार्ट फ्रॉम दैट सिर्फ ईयर वाइज नहीं, टॉपिक वाइज भी ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगे हुए हैं. सो येस, टू बूस्ट योर प्रिपरेशन फॉर पेपर 1 यू कैन बाय द ई बुक्स ऑफ पेपर 1. लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चंस. सो पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग वर द की एजुकेशनल एंड रिलीजियस इनिशिएटिव्स जो चार्टर एक्ट ऑफ 1813 इन इंडिया में इंट्रोड्यूस करे गए थे. तो ये फॉलोइंग इनिशिएटिव्स आपको दे दिए गए हैं. अब इसमें से आपको चूज करना है कि विच अमंग द फॉलोइंग्स आर द करेक्ट वन. सो नाउ यू हैव टू चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो. एंड द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज योर ऑप्शन नंबर थर्ड, दैट इज बी, सी एंड ई. जो ए एंड डी स्टेटमेंट्स है वो करेक्ट नहीं है. तो क्यों करेक्ट नहीं है आइए जानते हैं डिटेल में. देखिए, जो चार्टर एक्ट था ऑफ 1813 उसने अलॉट करे थे 1 लाख रुपीज टू प्रमोट एजुकेशन इन इंडिया, और आपके क्वेश्चन में दे रखा था 5 लाख रुपीज. तो 5 लाख रुपीज अलॉट नहीं करे गए थे, इट वॉज अलॉटेड ओनली 1 लाख रुपीज. अपार्ट फ्रॉम दैट इट अलाउड क्रिश्चियन मिशनरीज कि वो इंग्लिश और क्रिश्चियनिटी को प्रमोट करें इंडिया में आके, साइंटिफिक एजुकेशन का स्प्रेड हो, ये भी चार्टर एक्ट के अंदर आता है. अपार्ट फ्रॉम दैट इस्टेब्लिशमेंट हुआ था हिंदू कॉलेज का कैलकाटा में, और आपके क्वेश्चन में दे रखा था कि इस्टेब्लिशमेंट हुआ था हिंदू कॉलेज का बॉम्बे में. तो नहीं, अकॉर्डिंग टू द चार्टर एक्ट ऑफ 1813 इस्टेब्लिशमेंट हुआ था हिंदू कॉलेज का कैलकाटा में, जो लेटर इट बिकेम द प्रेसिडेंसी कॉलेज इन 1855 एंड प्रेसिडेंसी यूनिवर्सिटी इन 2010. अपार्ट फ्रॉम दैट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 3 संस्कृत कॉलेजेस भी सेटअप करे थे इस एक्ट के तहत. और वो 3 कॉलेजेस कहाँ सेटअप करे गए थे? दीज वर एट कैलकाटा, दिल्ली एंड आगरा. Let's move with the next question. The next question is in the form of statements. 2 statements दे रखी हैं, दोनों अलग अलग commissions and committees से हैं. Now you have to choose the correct answer from the options given below. And the correct answer for this question is your option number 4th, कि जो पहली statement है वो false है और जो second statement है वो true है. So how let's discuss in detail. देखिए, सबसे पहले जानते हैं एल्फिंस्टोन रिपोर्ट जो 1823 में पब्लिश की गई थी. अब इसके तहत एल्फिंस्टोन इंस्टीट्यूशन को सेटअप करा गया था 1834 में. कहाँ पे? बॉम्बे में. ठीक है. और आपके क्वेश्चन में दे रखा था 1836 में सेटअप करा गया था. तो आपको ना ये ईयर्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है याद रखना, जो इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशंस के हैं, और प्लेसेस भी, क्योंकि कभी कभी स्टेटमेंट्स के जो क्वेश्चन आते हैं ना उनमें इसी में ही ये लोग चेंज कर देंगे एंड देन यू गॉट कन्फ्यूज. तो आपको ये तो पता है कि एल्फिंस्टोन इंस्टीट्यूशन एल्फिंस्टोन रिपोर्ट के तहत ही सेटअप करा गया था, बट इट वॉज सेटअप इन 1834 एंड इन बॉम्बे. एंड फर्दर अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट देयर वॉज द इंट्रोडक्शन ऑफ इंग्लिश एजुकेशन, कहाँ पे? हमारे इंडियन एजुकेशन सिस्टम में, जो बहुत की एस्पेक्ट था इस पॉलिसी का. अपार्ट फ्रॉम दैट ये जो रिपोर्ट थी उसने रिकमेंड करा था कि अपॉइंटमेंट होना चाहिए डिस्ट्रिक्ट एग्जामिनेशन ऑफिसर्स का, स्कूल सुपरवाइजर्स का, और टीचर्स को भी ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी चाहिए. नाउ द नेक्स्ट इज मैकॉले मिनट्स. तो इससे जो स्टेटमेंट था वो ये था कि इट मार्क्ड द इंट्रोडक्शन ऑफ इंग्लिश एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया. तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है. फर्दर इस कमेटी ने ये भी सजेस्ट करा था कि देयर शुड बी अ डिफ्यूजन ऑफ इंग्लिश एजुकेशन पूरे कंट्री में. ठीक है. और सबसे इंपॉर्टेंटली एलिमेंट्री और सेकेंडरी एजुकेशन में इंग्लिश एजुकेशन यूज होनी चाहिए. और इसका एम ये था कि ये चाहते थे एक ऐसा एजुकेशन सिस्टम को बिल्ड करना जो सेकुलर हो, साइंटिफिक आउटलुक जिसका हो, एंड जो फ्री एज ओल्ड प्रेजुडिसेस हैं उससे एजुकेशन को फ्री करा जाए, एंड इट कुड एन इंडियन एजुकेशन सिस्टम शुड ब्रिंग एट पार विद द वेस्टर्न वर्ल्ड. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई वुड्स डिस्पैच इज नोन एज द मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया. तो ये याद रखिएगा कि इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. आपसे डायरेक्टली ये भी पूछ सकते हैं कि विच अमंग द फॉलोइंग इज नोन एज मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन एजुकेशन, और आपको डिफरेंट कमीशंस एंड कमिटीज के नाम दे दिए गए हैं. सो ये याद रखिएगा दैट इट्स वुड्स डिस्पैच दैट इज नोन एज द मैग्ना कार्टा ऑफ इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया. ठीक है. अब क्वेश्चन में पूछा गया कि ऐसा क्यों. तो ये आपको फॉलोइंग स्टेटमेंट्स दे दी गई हैं. अब इनमें से आपको बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट करेक्टली डिफाइन करती है. सो नाउ यू हैव द फॉलोइंग ऑप्शंस एंड द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर 4th, दैट इज A, B, C एंड D. जितनी भी स्टेटमेंट है वो चारों सही जस्टिफाई करती हैं. सो नाउ लेट्स डिस्कस इन डिटेल बिकॉज वुड्स डिस्पैच इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट हायर एजुकेशन एंड कमिटीज जिससे क्वेश्चन पूछा जाता है. तो सबसे पहले वुड्स डिस्पैच इज ऑफन कॉल्ड एज मैग्ना कार्टा ऑफ इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया. ठीक है. इट वॉज रिटन बाय चार्ल्स वुड इन 1850.
4, ठीक है। अब ये जो कमीशन था इसने बेसिकली आउटलाइन करा था एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान, जिसकी वजह से आप एजुकेशन को एक्सपैंड कर सकते हो इंडिया में, उस टाइम पे ब्रिटिश इंडिया में, राइट। अब इसने सजेस्ट करे थे सबसे पहले कि अडॉप्ट करना चाहिए वर्नाकुलर लैंग्वेजेस को फॉर प्राइमरी स्कूल्स और एंग्लो वर्नाकुलर फॉर हाई स्कूल्स, वाइल इंग्लिश शुड बी द प्राइमरी लैंग्वेज फॉर इंस्ट्रक्शन इन यूनिवर्सिटीज़। इसका मतलब ये हुआ कि प्राइमरी स्कूल में वर्नाकुलर लैंग्वेजेस को यूज़ करना चाहिए, ठीक है, एज द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन। वर्नाकुलर लैंग्वेजेस क्या होती हैं? नेटिव लैंग्वेजेस या फिर लोकल लैंग्वेजेस, ठीक है। तो ऐसा क्यों चाहते थे कि वर्नाकुलर लैंग्वेजेस को यूज़ करना चाहिए प्राइमरी स्कूल्स में? ताकि जो एजुकेशन है वो ज़्यादा एक्सेसिबल हो यंग चिल्ड्रन के लिए, ठीक है, क्योंकि अगर उन्हें उनकी ही मदर टंग में पढ़ाया जाएगा। देन उन्होंने कहा था कि हाई स्कूल में कॉम्बिनेशन होना चाहिए वर्नाकुलर और इंग्लिश लैंग्वेजेस का। सो इट इज़ नोन एज बेसिकली एंग्लो वर्नाकुलर लैंग्वेजेस, ठीक है। अब ये अप्रोच इसलिए एम करी गई थी सो दैट इट कैन ब्रिज द गैप बिटवीन द लोकल लैंग्वेजेस एंड द इंग्लिश लैंग्वेज इन जनरल, ठीक है। एंड फर्दर इन्होंने सजेस्ट करा था कि यूनिवर्सिटी लेवल पे सिर्फ इंग्लिश शुड बी द प्राइमरी लैंग्वेज, ठीक है, इंग्लिश शुड बी द प्राइमरी लैंग्वेज ऑफ इंस्ट्रक्शन, बिकॉज जब तक बच्चे स्टूडेंट्स यूनिवर्सिटी रीच करते हैं उनके अंदर वो इंग्लिश की प्रोफिशिएंसी आ जाएगी, ठीक है। सो इट विल अलाउ देम टू हैव अ ब्रॉडर एक्सेस टू नॉलेज एंड रिसोर्सेज दैट इज अवेलेबल इन द सेम लैंग्वेज, दैट इज इंग्लिश। तो ये जो स्ट्रक्चर्ड लिंग्विस्टिक अप्रोच थी, इट क्रिएट अ मोर इंक्लूसिव, आप कह सकते हैं, और एक इफेक्टिव एजुकेशनल सिस्टम, जिसकी वजह से स्टूडेंट्स जो थे वो अपनी नेटिव लैंग्वेज में भी लर्न कर पा रहे थे इनिशियली, वाइल ग्रेजुअली बीइंग इंट्रोड्यूस्ड टू इंग्लिश एजुकेशन, राइट। सो येस, दैट इज अबाउट this particular point. Then the next was it rejected the downward filtration theory. तो downward filtration theory क्या होती है? देखिए, डाउनवर्ड फिल्टरेशन थ्योरी एक एजुकेशनल पॉलिसी आइडिया था जो एडवोकेट करता था कि आपको स्मॉल एलिट ग्रुप को खाली एजुकेट कर देना है, और इस होप में कि वो जब उनके पास एजुकेशन और नॉलेज आएगी तो वो अब जो उनके मासेस हैं उनमें वो चीज़ स्प्रेड करेंगे। इस थ्योरी को बोलते थे, तो बेसिकली जिस्ट क्या था कि अपर क्लासेस को एजुकेट कर दो एंड इन रिटर्न दे विल एजुकेट द लोअर क्लासेस। तो इसकी वजह से क्या होगा, एजुकेशन जो है वो स्प्रेड होगा थ्रू आउट द सोसाइटी। तो इस थ्योरी को चार्ल्स वुड ने रिजेक्ट कर दिया था। और इस थ्योरी को चार्ल्स वुड ने क्यों रिजेक्ट करा था? क्योंकि सबसे पहली चीज़ कि इंक्लूसिव एजुकेशन वो चाहते थे, वो ये इम्फेसाइज करना चाहते थे कि एक इंक्लूसिव एजुकेशन सिस्टम हो जहाँ पे एक्सपेंशन हो एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़ का सारी सोशल क्लासेस के लिए, ना ही सिर्फ अपर क्लास के लिए। इट शुड बी for all the classes without any discrimination. So this is the reason why Charles Wood ने downward filtration theory को reject करा था and उन्होंने advocate करा था for a more democratic, we can say a widespread educational system, ठीक है, moving away from the elitist approach. Then apart from that, he also promoted the growth of English education and female education in India. It aimed to make English education available to Indians for administrative roles, क्योंकि administrative roles में अगर Indians को English आएगी तो वो easy हो जाएगा administration को regulate करना. And the next was emphasized women's education and vocational training. तो ये बहुत key aspect था Wood's dispatch का. अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आप बात करें कि मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन एजुकेशन जैसे वुड्स डिस्पैच को बोला जाता है, तो वो क्यों बोला जाता है? सबसे पहला रीज़न यही था इट टीच वेस्टर्न नॉलेज एंड फैक्ट्स अबाउट वेस्टर्न कल्चर्स टू इंडिया, ठीक है। इसने प्रोवाइड करा था एजुकेशन नेटिव इंडियंस को इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस द क्लास ऑफ गवर्नमेंटल सर्वेंट्स, एंड इट ऑल्सो प्रमोट्स मॉरल डेवलपमेंट। एंड फर्दर इसने ये भी इन्हांस करा था कि इंडियंस की जो प्रैक्टिकल और वोकेशनल एबिलिटीज़ हैं वो इम्प्रूव हो। गोल वुड्स डिस्पैच का यही था कि एजुकेशन को प्रमोट करना है अक्रॉस इंडिया, एंड फीमेल एजुकेशन एट ऑल लेवल्स के लिए भी इसने कैंपेन करी थी। कैलकाटा, बॉम्बे एंड मद्रास यूनिवर्सिटीज़ को स्टैब्लिश करा गया था बाय वुड्स डिस्पैच इन 1857। ये ईयर याद रखिएगा, इससे PYQs में काफ़ी क्वेश्चन आए हैं। सो येस, दिस वॉज ऑल फॉर दिस क्वेश्चन। लेट्स मूव विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन असर्शन एंड रीजन। असर्शन आपका ये है एंड दिस इज द रीजन। नाउ यू हैव टू चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। अच्छे से रीड कर लीजिए असर्शन एंड रीजन एंड देख लीजिए कि इनमें एक कोरिलेशन है या नहीं, एंड उस बेसिस पे आंसर दीजिए। जो करेक्ट आंसर है दैट इज योर ऑप्शन नंबर फर्स्ट, कि दोनों जो असर्शन एंड रीजन है करेक्ट हैं, और रीजन करेक्टली एक्सप्लेन भी करता है असर्शन को। सो हाउ लेट्स डिस्कस इन डिटेल। देखिए, क्वेश्चन था वो यूनिवर्सिटी कमीशन से था, यूनिवर्सिटी कमीशन जो 1902 में आया था। इसको अपॉइंट करा था लॉर्ड कर्जन ने अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ सर थॉमस रैले, ठीक है। अब जो इसे रैले कमीशन के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, एंड इट लुक एट द फ्यूचर ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज़। तो इसने ऑफर करा था सजेशंस या रिकमेंडेशंस कि आप कैसे अपने एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्गेनाइजेशनल फ्रेमवर्क्स को इम्प्रूव कर सकते हैं।
इट्स एम वॉज टू स्टडी द कंडीशंस ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज़ और फिर उनकी बेटरमेंट के लिए मेजर्स को सजेस्ट करना, रिकमेंड करना कि आप क्या क्या इंप्रूवमेंट ला सकते हैं, कैसे ला सकते हैं, ठीक है। एंड फर्दर यूनिवर्सिटी कमीशन के जो रिकमेंडेशंस थे उनके रिकमेंडेशन के बेस पे इंडियन यूनिवर्सिटीज़ एक्ट 1904 आया था। इसने रिकमेंड करा था कि स्ट्रिक्ट सुपरविजन होना चाहिए कॉलेजेस का, ठीक है, और जो भी कॉलेजेस अफिलिएशन प्रोवाइड कर रहे हैं उस पर। अपार्ट फ्रॉम दैट 5 लाख रुपीज़ वर टू बी सैंक्शन पर एनम, मतलब हर साल 5 लाख रुपए सैंक्शन करने चाहिए फॉर 5 ईयर्स, जिससे आप हायर एजुकेशन और यूनिवर्सिटी लेवल में इंप्रूवमेंट ला सकें इंडिया में। तो दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, दोनों स्टेटमेंट करेक्टली एक्सप्लेन करती हैं, रीजन जो है वो करेक्टली एक्सप्लेन करता है असर्शन को। सो हेंस द करेक्ट आंसर इज योर ऑप्शन नंबर 1। लेट्स मूव विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि 2 स्टेटमेंट्स हैं हार्टॉग कमिटी से और एक है सैडलर कमीशन से। सो नाउ यू हैव द फॉलोइंग ऑप्शंस एंड द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर 2 कि जो दोनों स्टेटमेंट है वो दोनों फॉल्स हैं। तो आइए जानते हैं दोनों कमीशंस के बारे में, हार्टॉग कमिटी एंड सैडलर कमीशंस। सो यस, सबसे पहले डिस्कस करते हैं सैडलर कमीशन के बारे में। देखिए सैडलर कमीशन 1917 में आया था और आपके ऑप्शंस और आपके क्वेश्चन में क्या दे रखा था कि सैडलर कमीशन 1929 में फॉर्म्ड हुआ था, तो नहीं। देखिए एक चीज़ याद रखिएगा, जितने भी कमीशंस हैं ये कुछ कमीशंस प्री इंडिपेंडेंस इंडिया के होंगे और कुछ कमीशन पोस्ट इंडिपेंडेंस के होंगे, तो दोनों ही कमीशंस इंपॉर्टेंट है। पहले राधा कृष्णन कमीशन, कोठारी कमीशन, इनसे क्वेश्चंस बहुत आते थे, पर हम अभी के पैटर्न पे अगर देखें तो प्री इंडिपेंडेंस जो कमीशंस हैं, प्री इंडिपेंडेंस इंडिया के जो कमीशंस हैं उनसे भी काफ़ी क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो उनका भी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर याद रखिएगा कि कौन सा कमीशन कब आया, ईयर कौन सा है और उसका मेन गोल और ऑब्जेक्टिव क्या था। तो देखिए सैडलर कमीशन जो है वो 1917 में आया था। इसे कैलकट्टा यूनिवर्सिटी कमीशन के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। ये कमीशन को सेटअप करा गया था ताकि ये स्टडी करे और रिपोर्ट करे ऑन द प्रॉब्लम्स ऑफ कैलकट्टा यूनिवर्सिटी प्रिसाइसली। इस कमीशन ने सजेस्ट करा था कि सेपरेशन होना चाहिए इंटरमीडिएट एजुकेशन का फ्रॉम डिग्री कॉलेजेस, एंड इसने कंसिडर करा था द प्रीकर्सर ऑफ 10+2+3 एजुकेशन सिस्टम को इस्टेब्लिश करना चाहिए इंडिया में, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट इट ऑल्सो रिकमेंडेड मेजर्स कि आप वुमेन की एजुकेशन को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं इंडिया में, एंड इट ऑल्सो प्रपोज कि केप जो है सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन उसको इस्टेब्लिश करना चाहिए, जो इस्टेब्लिश करा गया था 1920 में, पर 1923 में 3 साल बाद इसको फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से अबॉलिश कर दिया गया था, ठीक है। ये याद रखिएगा, केप का बहुत इंपॉर्टेंट है कि 1920 में इस्टेब्लिश करा गया था, 1923 में इसे अबॉलिश कर दिया गया था। अब बात करते हैं हार्टॉग कमेटी की। अब हार्टॉग कमेटी का क्या ईयर है, याद रखिएगा 1929। इसने स्टैब्लिश करा था रिपोर्ट ऑन डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन, ठीक है, एंड इसने रिकमेंड करा था कमीशन ने कि देयर शुड बी प्रोविजंस जिसकी वजह से आप क्वालिटी एंड स्टैंडर्ड्स ऑफ यूनिवर्सिटी एजुकेशन को इम्प्रूव कर सकें, एंड इट ऑल्सो सजेस्टेड कि रीस्टैब्लिशमेंट होना चाहिए केप का, की वजह से इसके रिकमेंडेशन के बेसिस पे जब 1935 में जो केप था वो सेटअप करा गया था। तो अगर ये क्वेश्चन आए कि केप कब इस्टेब्लिश करा गया था फर्स्टली, तो वो 1920 में करा गया था। अबॉलिश कब हुआ था, 1923 में हुआ था, 3 साल बाद। और फिर ये पूछा जाए कि केप का रीस्टैब्लिशमेंट किस ईयर में हुआ था, तो वो था 1935। किस कमीशन के बेसिस की रिपोर्ट पे हुआ था, हार्टॉग कमेटी। तो ये दोनों इसीलिए मैंने एक ही स्टेटमेंट एक ही क्वेश्चन में डाले थे कि ये कंफ्यूजन ना हो आपको कि सैडलर कमीशन के रिकमेंडेशन पे केप हुआ था या हार्टॉग कमेटी के रिकमेंडेशंस पे केप का एस्टैब्लिशमेंट हुआ था। फाइन, सो आई होप दिस इज क्लियर। लेट्स मूव विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन द फॉर्म ऑफ मैच ऑफ द फॉलोइंग। तो ये कमीशंस हैं, कमिटीज़ हैं और इनकी ईयर ऑफ इस्टेब्लिशमेंट या पब्लिकेशन की ईयर है। अब आपको करेक्टली मैच करनी है। सो नाउ यू हैव द फॉलोइंग ऑप्शंस एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1. सो लेट्स डिस्कस इन डिटेल कि व्हाट इज द करेक्ट मैचेस। सो देखिए सबसे पहले है सप्रू कमिटी। सो दैट वाज इन 1934। इसने इस्टेब्लिश करा था। सो बेसिकली ये जो कमिटी थी इट वाज इस्टेब्लिश बाय यूनाइटेड प्रोविंस, जो प्रेजेंट डे उत्तर प्रदेश है। एग्जामिन करना था एम्प्लॉयमेंट, यही इसका एम था। एंड फर्दर इसने कंक्लूड करा था कि जो अनएम्प्लॉयमेंट है दैट वाज ड्यू टू स्टूडेंट्स जो हैं वो सिर्फ सोली एग्जाम्स पे फोकस कर रहे हैं, डिग्रीज पे, ठीक है, रादर देन रियल टाइम ट्रेनिंग या फिर वोकेशनल ट्रेनिंग। So that is the reason of unemployment. Then the next is Abbott Wood report. So that was in 1937. इसने suggest करा था कि English को as the medium of education university level पे use करना चाहिए. It also proposed कि there should be a establishment of polytechnics and agricultural schools जिसकी वजह से increase हो employment ratio में.
Then the next is Sargent report. Sargent report year है 1944. It is also known as Central Advisory Board Education Report और Post War Educational Report. ठीक है, इसने रिकमेंड करा था कि एडिक्वेट टेक्निकल, कमर्शियल एंड आर्ट्स एजुकेशन होनी चाहिए, इंटरमीडिएट कोर्सेज को अबॉलिश कर देना चाहिए, एंड इट ऑल्सो प्रपोज द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ यूजीसी विच इज़ योर यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, और एक 3-year डिग्री सिस्टम होना चाहिए. Then the next is Hunter Commission. Hunter Commission का year is from 1882 to मार्क कर लीजिए 1883, whatever comes in your options. कैटेगराइजेशन करी थी इस कमीशन ने एजुकेशन की इनटू प्राइमरी एंड हायर एजुकेशन. रिकमेंड करा था कि प्राइमरी एजुकेशन जो होना चाहिए दैट शुड ऑफन यूज वर्नाकुलर लैंग्वेजेस. सजेस्ट करा था कि सेकेंडरी एजुकेशन को 2 स्ट्रीम्स में डिवाइड करना चाहिए. पहली है लिटरेरी दैट इज लीडिंग टू यूनिवर्सिटी, एंड द सेकेंड इज वोकेशनल दैट इज फॉर कमर्शियल कैरियर्स. ठीक है, एंड ऑल्सो प्रपोज की यूनिवर्सिटीज़ को एफिलिएटेड कॉलेजेस को मैनेज करना चाहिए. सो यस, लेट्स मूव विद द नेक्स्ट क्वेश्चन. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि विच कमीशन इज ऑल्सो नोन एज यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन. सो नाउ यू हैव द फॉलोइंग ऑप्शंस कि कौन से कमीशन को यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन के नाम से जाना जाता है. बहुत कॉमन क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा भी जा चुका है एग्जाम में, पर क्योंकि इस कमीशन को हमें डिटेल में डिस्कस करना है तो ये क्वेश्चन मैंने इसलिए डाला है वीडियो में. एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1 जो है राधा कृष्णन कमीशन. सो लेट्स डिस्कस इन डिटेल अबाउट राधा कृष्णन कमीशन. तो देखिए, जो राधा कृष्णन कमीशन था उसको यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन के नाम से जानते हैं. ईयर याद रखिएगा 1948. इसे इस्टेब्लिश करा गया था कि ये इंडियन यूनिवर्सिटी का जो स्टेट है, ठीक है, स्टेट ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज़ एजुकेशन को कैसे इम्प्रूव करना है उसके लिए रिकमेंडेशंस थे. चेयरमैन थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन. तो इन्हीं के नाम के पीछे ये जो कमीशन एंड कमेटी का नाम कर दिया गया था राधाकृष्णन कमीशन. ठीक है, इट वाज फॉर्म्ड आफ्टर इंडियाज इंडिपेंडेंस. जैसे कि आपको पता ही है 1948 में इस्टेब्लिश करा गया था. ठीक है, कमीशन ने कन्वीन करा था फर्स्ट टाइम ऑन December 6, 1948 में इन दिल्ली. इंडियाज मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन जो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे, उन्होंने आउटलाइन करा था गवर्नमेंट गोल्स का फॉर द कमीशन. ठीक है, अब जो की रिकमेंडेशंस थे कमीशंस के, पहला था कि टीचर कॉम्पनसेशन. मतलब इस कमीशन ने रिकमेंड करा था कि जो टीचर्स हैं उनको हायर कॉम्पनसेशन मिलना चाहिए एज एन इंसेंटिव, ताकि वो क्वालिटी को कॉम्प्रोमाइज़ ना करें इन एजुकेशन में और वो मोटिवेटेड भी रहें. एंड द नेक्स्ट इज एजुकेशनल सिस्टम शेपिंग. एंड फर्दर इस कमीशन ने रिकमेंड करा था दैट देयर शुड बी सिग्निफिकेंटली इन्फ्लुएंस जो भी डेवलपमेंट है इंडिया एजुकेशनल सिस्टम का, कि वो करेंट और फ्यूचर नीड्स को भी मीटअप करे. अपार्ट फ्रॉम दैट जो रिपोर्ट थी उसने स्टेट ऑफ हायर एजुकेशन इंडिपेंडेंट इंडिया को असेस करा था, एंड इट मेड कॉम्प्रिहेंसिव रिकमेंडेशंस जिसकी वजह से इंप्रूवमेंट लाया जा सके, एक्सपेंशन लाया जा सके यूनिवर्सिटी एजुकेशन सिस्टम में. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि 2 स्टेटमेंट्स दे रखी हैं. ठीक है, एक इमोशनल इंटीग्रेशन कमेटी से रिलेटेड है, एक मुदालियर कमीशन से रिलेटेड है. नाउ यू हैव टू चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो. इनका शायद करेक्ट ईयर मैच करना है आपको. सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर 3 कि पहली जो स्टेटमेंट है वो तो करेक्ट है, पर जो सेकेंड स्टेटमेंट है वो फॉल्स है. सो हाउ लेट्स डिस्कस इन डिटेल. देखिए, जो कमेटी है ऑन इमोशनल इंटीग्रेशन उसका करेक्ट ईयर है 1961 जो आपकी स्टेटमेंट में मेंशन है, तो ये करेक्टली मैच है, ये स्टेटमेंट करेक्ट है. इसको सेटअप करा गया था अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ डॉक्टर संपूर्ण आनंद. ठीक है, तो ये याद रखिएगा, ये कभी कभी डायरेक्टली पूछ लिया जाता है. ठीक है, इट वॉज सेटअप कि वो स्टडी करे रोल ऑफ एजुकेटेड प्रोग्राम्स जो यूथ के लिए हैं, इन जनरल स्टूडेंट्स इन स्कूल्स एंड कॉलेजेस के लिए हैं, एंड इन पर्टिकुलर कि वो स्ट्रेंथन करें जो प्रोसेस है इमोशनल इंटीग्रेशन का इन एजुकेशन. तो मेन ऑब्जेक्टिव क्या था? मेन ऑब्जेक्टिव यही था कि नेशनल यूनिटी को फॉस्टर करें, सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस लाएं स्टूडेंट्स के बीच में अमंग डाइवर्स कम्युनिटीज इन इंडिया. ठीक है, फर्दर इट ऑल्सो सीक्स कि कैसे हम कॉम्बैट कर सकते हैं रीजनल, लिंग्विस्टिक एंड कम्युनल डिविजन्स को एक मल्टीकल्चरल सोसाइटी जैसे कि इंडिया में. Apart from that, to inculcate values of tolerance, harmony, and mutual respect among citizens. So these were the main objectives of the Committee on Emotional Integration. ठीक है. Then the next that was discussed was मुदालियर कमीशन. तो उसमें ईयर जो आपका दे रखा था मुदालियर कमीशन में वो 1954 था स्टेटमेंट में, इसलिए वो स्टेटमेंट रॉन्ग थी क्योंकि मुदालियर कमीशन का करेक्ट ईयर है 1952 टू 1953. मुदालियर कमीशन ने बेसिकली रिकमेंड करा था 3-year सेकेंडरी एंड 4-year हायर एजुकेशन सिस्टम. 1952 में सेपरेट एजुकेशन कमीशन ये बनाया गया था. इट वॉज चेयर्ड बाय डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर हु इज आफ्टर द नेम ऑफ द कमीशन इज डिसाइडेड. सो यस, इस कमीशन ने स्पेसिफिकली एड्रेस करा था इश्यूज जो स्कूल एजुकेशन से रिलेटेड थे, तो इसीलिए फॉर्मली इट इज ऑल्सो नोन एज सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन. सो ये याद रखिएगा कि सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन कौन से कमीशन को बोलते हैं? इट इज द मुदालियर कमीशन सेटअप इन 1952.
सो लेट्स मूव विद द नेक्स्ट क्वेश्चन. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि कोठारी कमीशन को कब इस्टेब्लिश करा गया था. कोठारी कमीशन इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कमीशन. काफ़ी फ्रीक्वेंटली आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा कि इसमें से क्वेश्चंस आते जाते रहते हैं, सो येस, दीज आर द फॉलोइंग ऑप्शंस एंड द करेक्ट आंसर इज योर ऑप्शन नंबर फर्स्ट, दैट इज July 14th, 1960. That is July 14, 1964. So without wasting much time, let's discuss कोठारी कमीशन in detail. So कोठारी कमीशन बहुत significant event था इंडियन एजुकेशनल हिस्ट्री में. डॉक्टर DS कोठारी को अपॉइंट करा गया था कि वो गवर्नमेंट को एडवाइस दे ऑन एजुकेशनल डेवलपमेंट. ठीक है, ये जो कमीशन था उसका एम ये था कि सारे आस्पेक्ट जो भी हैं इंडियन एजुकेशन सिस्टम में उसको कवर करा जाए. इट बिलीव्ड कि एजुकेशन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत पावरफुल टूल है फॉर नेशनल डेवलपमेंट. और इस कमीशन की ओपनिंग स्टेटमेंट ही यही थी कि द डेस्टिनी ऑफ इंडिया इज बीइंग शेप्ड इन हर क्लासरूम्स. और इस स्टेटमेंट से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पहले पूछा गया है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा. ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट इट एम्फसाइज द एजुकेशन इंपॉर्टेंस इन डिटरमाइनिंग द कंट्रीज प्रॉस्पेरिटी, वेलफेयर एंड फ्यूचर. रिपोर्ट को सबमिट करा गया था 1966 में. अब कमीशन ने ना सजेस्ट करे थे स्ट्रैटेजीज एंड टारगेट्स फॉर द डेवलपमेंट ऑफ वुमेन एजुकेशन इन इंडिया. ऑब्जेक्टिव ये था कि एजुकेशनल फैसिलिटीज़ दोनों को प्रोवाइड हो, बॉयज़ एंड गर्ल्स इक्वली. ठीक है, टारगेट रखा गया था फॉर गर्ल्स एनरोलमेंट वॉज 100% इन द एज ग्रुप ऑफ 6 to 11 ईयर्स बाय द ईयर 1976. हाउएवर ये जो टारगेट है वो अभी भी फुलफिल नहीं हो पाया है. Further target was achieve 100% enrollment of girls in the age group of 11 to 14 years by 1981. Let's move with the next question. The next question is, which of the following statements are true regarding the new educational targets and structure proposed as per the new educational policy? तो वो क्वेश्चन में मेंशन नहीं है, बट द क्वेश्चन इज फ्रॉम द न्यू एजुकेशन पॉलिसीज. तो ये आपके 3 स्टेटमेंट्स थे, आपको बताने थे विच अमंग द फॉलोइंग आर द करेक्ट वन. So स्टेटमेंट्स को अच्छे से पढ़िए एंड देन यू हैव टू गिव द करेक्ट आंसर. एंड द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर 4 की जितनी भी स्टेटमेंट्स हैं वो तीनों स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं. सो लेट्स डिस्कस ईच स्टेटमेंट वन बाय वन. तो पहली स्टेटमेंट है वो ये कहती है कि इट स्टेट्स द टारगेट्स ऑफ अचीविंग 100% ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो इन स्कूल एजुकेशन बाय द ईयर 2030. तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है. 100% ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो स्कूल एजुकेशन में, ईयर कौन सा है, 2030, याद रखिएगा. ठीक है, एंड द नेक्स्ट इज स्टेटमेंट वॉज कि इट इज़ ट्रू कि इट मेंशंस 2 करोड़ आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन को बैक लाया जाएगा मेन स्ट्रीम एजुकेशन में बाय ओपन स्कूलिंग सिस्टम. तो ये भी करेक्ट है एज पर द न्यू एजुकेशन पॉलिसी. स्टेटमेंट थर्ड ये कहती है कि डिस्क्राइब्स द रिप्लेसमेंट ऑफ द करंट 10+2 सिस्टम विद अ न्यू 5+3+3+4 करिकुलर स्ट्रक्चर. तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट है कि 10+2 सिस्टम को रिप्लेस करा गया है 5+3+4 करिकुलर स्ट्रक्चर से. अपार्ट फ्रॉम दैट न्यू एजुकेशन पॉलिसी के ऊपर ऑलरेडी एक वीडियो चैनल पे अपलोडेड है, पूरी कवर है न्यू एजुकेशन पॉलिसी इसमें, बहुत ईजी लैंग्वेज में. अगर आपने वो वीडियो देख ली तो आपको NEP के लिए कोई और वीडियो या कुछ और पढ़ने की जरूरत नहीं है. इट इज़ मोर देन इनफ इस एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए. तो वो ज़रूर देख लीजिएगा क्योंकि NEP इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स. ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट अगर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को थोड़ा सा और डिस्कस कर लेते हैं तो फॉर्मेशन जो हुआ था दैट वाज अ कमिटी जो इसने चेयर करा था, दैट वाज डॉक्टर के कस्तूरी रंजन. ठीक है, इसे फॉर्म करा था बाय MHRD ने, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट. हाउएवर न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के बाद MHRD को रिप्लेस कर दिया गया है, इसका नाम रिन्यू कर दिया गया है एंड इट इज़ नाउ नोन एज मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन. ठीक है, जो कमीशन है उसने सबमिट करा था रिपोर्ट ऑन May 31, 2019. इम्प्लीमेंटेशन जो है NEP का वो 2020 में हुआ था और इट केम इनटू फोर्स ऑन July 29, टू बी स्पेसिफिक, July 29, 2020. ठीक है, 1986 की जो NEP थी उसको इस पॉलिसी ने रिप्लेस करा था. ठीक है, इससे पहले इंडिया में 2 नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई हैं. पहली जो आई थी वो 1968 में आई थी, फिर इसको रिप्लेस करा गया था सेकंड पॉलिसी जो 1986 में आई थी. ठीक है, एंड देन इसके बाद जो पॉलिसी आई है थर्ड, दैट इज इन 2020. की प्रपोजल्स ये थे कि स्टैब्लिशमेंट होना चाहिए फॉर अ काउंसिल ऑफ एक्सीलेंस इन हायर एजुकेशन. फीचर्स जो थे NEP के वो ये थे, क्वालिटी, अफोर्डेबिलिटी, इक्विटी, एक्सेस एंड अकाउंटेबिलिटी. इनसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं तो ये याद रखिएगा. ठीक है, टारगेट्स क्या था, यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन की अचीव करें 100% ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो प्री स्कूल टू सेकेंडरी लेवल में बाय द ईयर 2030. और हायर एजुकेशन में जो टारगेट था वो ये था कि रेज करना है ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो टू 50% और इसका जो टारगेट ईयर था वो 2035 था, ये याद रखिएगा.
ठीक है, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट ऑल्सो एडिंग 3.5 करोड़ सीट्स इन हायर एजुकेशन. सो येस, दिस वॉज ऑल फॉर टुडेज वीडियो. आई होप आपको कुछ इन्फॉर्मेशन इस वीडियो से मिली होगी. तो इफ़ you are getting enlightened, then please do make sure to comment down, like, share, comment, and stay tuned for the more upcoming videos. Thank you.